मेरी तरफ से जय जोहार, जय आदिवासी। साथियों, मोदी जी ने एक नारा दिया था 2014 में और आज वो देश लूट रहे हैं। उनका नारा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। वो यूपी में जाके गए थे। मैं कहता हूँ माँ नर्मदा ने मुझे बुलाया है। इनके लूट खसोट के खिलाफ हम जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे। आज से हम लोग प्रण लेते हैं कि माँ गंगा का इन्होंने कसम खाया था, माँ नर्मदा का हम खाते हैं। जब तक इन्हें उखाड़ के नहीं फेंकेंगे देश से, तब तक हम दम नहीं लेंगे। साथियों, मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई बीटीपी और बीटीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारे मित्र और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज भाई वसावा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और तमाम मैं बीटीपी और बीटीएस के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने हमको यहाँ बुलाया, अपने बीच में बात रखने का मौका मिला। कुछ आपसे हम सीख के जाएंगे, कुछ अपनी बात रखेंगे। साथियों, बहुत लोग हैं तो हम ज़्यादा वक्त ना लेते, सीधा मुद्दे पे आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 72 साल हो गए इस देश को गणतंत्र मनाते हुए। क्या आपको गणतंत्र का सही मतलब मिला? क्योंकि गण और तंत्र मिलके गणतंत्र बनता है। तो आज गण जो है रोड पे है और तंत्र आज मजा ले रहा है। उसी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हम आप सभी को अपने गणतंत्र का बधाई देते हैं, लेकिन बीजेपी आरएस के गणतंत्र का हम बिल्कुल बधाई नहीं देंगे। क्योंकि ये जो गणतंत्र बनाए हैं ये केवल व्यापारियों के लिए बनाए हैं। हम जो गणतंत्र बनाएंगे वो हम बिरसा मुंडा जी का, जयपाल मुंडा जी का, जनता के लिए गणतंत्र बनाएंगे। साथियों, आपको समझना होगा कि जो देश में आज चल रहा है वो सबसे ज्यादा अगर हमला किसी पे है तो आदिवासियों पे है। क्योंकि जो इस देश का ओरिजिनल मालिक है, जो इस देश का रखवाला है, वो आदिवासी है। इसलिए आप देखेंगे जब पार्लियामेंट का डिबेट हो रहा था तो गणतंत्र का मतलब जयपाल मुंडा जी ने भी समझाया था। वहां पे उन्होंने बोला था आप मुझे मत समझाइए गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र हमसे सीखिए, हम बताएंगे असली गणतंत्र क्या होता है। हम लोग रखवाले हैं, हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, हम लोग भाईचारे की बात करते हैं, हम महिला के सम्मान की बात करते हैं, हम युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। आप केवल व्यापार करते हैं और दलाली करते हैं। इसलिए हमें मत सिखाइए आप गणतंत्र। साथियों, जो 5वीं अनुसूची का मामला है, देश को स्वतंत्र हुए इतना दिन हो गया है। आज जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारे संसाधनों पे लूट खसोट मची हुई है, उसको लागू कराने के लिए कहीं ना कहीं आपको जागना होगा। इसलिए मैं एक बहुत बड़े नेता का कोट कहता हूं। वो बोलते थे राम मनोहर लोहिया जी कि जब तक सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इसलिए आप सड़कों को मत खामोश करिए। ये तो अपने आप ये पार्लियामेंट में बैठ के जो हमारे लिए कानून बनाते हैं उल्टा सीधा, एक दिन देखिएगा आपके बीच से भागे मिलेंगे। क्योंकि आपको जागने की जरूरत है, आपको अपने अधिकार पहचानने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं इनसे कि जो हमसे अभी 11 राज्यों के इन्होंने कागज मांगे थे, मैं कहता हूं पूरे देश का डीएनए करा लीजिए, उससे बड़ा कागज नहीं होगा। इस देश के असली मालिक हम मिलेंगे, आप व्यापारी और बाहर के लोग मिलेंगे। इस चीज पे हमको अटक रहना है। हमें अपने हक को, अपनी लड़ाई को, अपने नेता को मजबूत करना है। अगर हम अपने नेता को मजबूत नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई इनके माध्यम से नहीं लड़ाई जाएगी और ये हमारे लिए पूरा पूरा लूटने का काम करेंगे। अभी जो इको सेंसिटिव जोन की बात चल रही है, आप देखेंगे इको सेंसिटिव जोन हमें सिखाएंगे आप बताइए। मैं बता दूंगा, यहाँ बुजुर्ग बैठे, हमारी माताएं बैठी हैं, 50 साल का पेड़ पहचान लेंगे कि ये पेड़ था। आप वहां पर रिसर्च जो करते हैं वो प्राइमरी रिसर्च हमसे होती है। हमसे पूछा जाता है कि नर्मदा का पानी कैसा है, इस पेड़ में क्या सुविधाएं हो सकती हैं, इसका क्या उपयोग हो सकता है। आप हमें सिखा रहे इको सेंसिटिव जोन, क्यों आप हमें सिखा नहीं रहे? अब पार्लियामेंट के माध्यम से, अब विधानसभा के माध्यम से हमारी जमीन छीन रहे हैं और व्यापारियों को देना चाहते हैं। आप अदानी अंबानी के प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं।
हमारी जमीन छीन के। ये हम नहीं होने देंगे। अब महेश भाई से गुजारिश करेंगे कि जिस दिन महेश भाई हम लोगों की जरूरत हो तो हम आएंगे नहीं, अपना खून भी देंगे आदिवासी भाइयों को। साथियों, लेकिन आपको भी एक प्रण करना होगा कि जब तक मोदी और अमित शाह को आप गुजरात से नहीं भगाएंगे तब तक देश से नहीं भागेगा, क्योंकि गुजरात का झूठ इन्होंने देश में फैलाया है। देश में सत्ता में बाद में आए, पहले गुजरात में इन्होंने किया। तो सबसे पहले इन्हें गुजरात से हराइए, देश से हम हरा लेंगे। साथियों, जो बात है जल जंगल जमीन की, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, मंच पे बैठे हमारे वक्ता जानते हैं। बस हम इतना उसमें जोड़ेंगे आपके साथ कि जो नया दौर चल रहा है, ये असली जो लड़ाई चल रही है, ये केवल और केवल सबसे पहले आपके पानी को 20 रुपए की बोतल में आप ही को बेचा जा रहा है। कल आपकी जमीन पे जो फसल उग जाएगी उसी को 20-30 रुपए किलो अनाज आपको दिया जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं, इसीलिए ये कृषि बिल लाए। मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, किसान परिवार से आता हूं, क्योंकि आदिवासी, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी सारे के सारे लोग इस देश के किसान ही हैं, असली मालिक वही हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि 3 बिल लाए हैं ये। तो इन्होंने क्या कहा, पहला बिल है, ये कहते हैं आप अपनी फसल कहीं बेच सकते हो। तो भाई पहले भी हम बेच सकते थे, अभी नया क्या दिया है आपने? नया कुछ नहीं दिया है। बताइए मुझे, लखनऊ से कोई यहाँ अहमदाबाद फसल बेचने आएगा? जितने की फसल नहीं होगी उतना किराया लग जाएगा। अरे आप बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि आप लोकल मंडी खत्म करना चाहते हैं सरकारी, जिससे ये प्राइवेट मंडी स्थापित हो जाए। वही देखिएगा, जब जियो आया था तो बीएसएनएल के टावर पे उसका लगा था, बापू जो भी इंटरनेट देता था। आज बीएसएनएल रसालदल में चला गया, मतलब जमीन के अंदर, और जियो ऊपर उठ गया। वही इस कृषि कानून से होगा कि सरकारी मंडी खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट मंडी अदानी अंबानी की फले फूलेंगी, फिर वो अपने आधार पे आपका गेहूं खरीदेंगे और अपने आधार पे उसको बेचेंगे। जैसे एमएसपी और एमआरपी का अंतर आपने समझा होगा। बिस्किट तो लेते हैं, बिस्किट खाते होंगे ना। बिस्किट कंपनी अपनी शर्तों पे बेचती है, तो क्या किसान अपना अनाज अपनी शर्तों पे नहीं बेचे? जो अपना पानी खून पसीना लगा के अपनी जमीन में उपजाता है, तो क्या उसको एमएसपी नहीं मिलना चाहिए? बताइए साथियों, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। मुझे मिलना चाहिए और एमएसपी अब बढ़ के मिलना चाहिए, क्योंकि आप जो एमआरपी हमसे खरीदते हैं ऑल टैक्स इंक्लूड करते हैं, एमएसपी में कोई टैक्स नहीं लगाते हैं। इसलिए हम टैक्स के साथ मेरी जो गेहूं की फसल है, जो चावल की फसल है, उसको एमएसपी आप बढ़ाइए और उसको हम लेके रहेंगे। साथियों, इन्होंने दूसरा कानून बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती कराएंगे। बिल्कुल सेम आ रहा है। ये जो आपके यहाँ पर हो रहा है इको सेंसिटिव जोन, पहले ये क्या करेंगे, अपने सरकारी कागजों के आधार पे उसको लागू करेंगे। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सरकार लीज पे जमीन दे देगी। लीज पे जमीन आप तो खरीद नहीं सकते हैं, लीज पे जमीन एक कॉर्पोरेट को देगी, उद्योगपतियों को। फिर वहां बनेगा बड़ा बड़ा रिसोर्ट, बड़ा बड़ा होटल, और जो पानी नर्मदा का शुद्ध है उसको बोतल में भर के 50 रुपए लीटर बेचेंगे। ये हमारी जमीन पे आप रिसोर्ट बना रहे हैं, हमारी जमीन पे आप होटल बना रहे हैं, और वहां से हमको आप बेदखल कर रहे हैं। असली मामला ये है इको सेंसिटिव जोन का। ये नहीं है कि ये जानवर बचाना चाहते हैं, पेड़ पौधे बचाना चाहते हैं। अगर जानवर पेड़ पौधों की इतनी ही पड़ी थी आपको, तो ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रख दिया आपने। अरे मुझे बताइए आप लोग, क्या ड्रैगन फ्रूट का स्वाद कमलम से बदल जाएगा? क्या बीजेपी जैसा स्वाद आएगा ड्रैगन फ्रूट का? नहीं। इसलिए रखा है इन्होंने कि कम से कम हमारा उसके माध्यम से प्रचार हो जाएगा। तो ये पार्टी जो है ना, देश चलाने वाली पार्टी नहीं है, ये प्रचार पार्टी है। और इसके मुखिया जो है प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री है। और अमित शाह जी जो बोल पड़ेगा तभी ये मानेंगे। और मुझे यहाँ ताकत दिख रही है, हजारों लोगों की संख्या। अगर ये चालेगी तो ये 1 मिनट नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि इनकी असली ताकत जो है वो जनता को भ्रमित करके अपने पक्ष में वोट डलाना। इसलिए अब के बाद जनता भ्रमित नहीं होगी। मैं ये एक बात क्या बताता हूँ, मैं एक चुनाव में गया था, आप इसको गौर से सुनिएगा और इस चीज को इम्प्लीमेंट करिएगा लागू। मैं गया, लाइन लगी हुई थी, वोट डालने वाले बीजेपी के खिलाफ थे। 2 बुजुर्ग थे, दोनों पति पत्नी थे, बच्चे नहीं थे, हम भी वहीं लगे हुए थे।
तो एक आगे बीजेपी का लगा था, एक पीछे बीजेपी का लगा था। पीछे वाला बोलता है, कहा भैया कहाँ जा रहा है वोट? अरे बीजेपी को जा रहा है। फिर उन्होंने आगे वाले ने पीछे से पूछा, कहाँ जा रहा है वोट? बीजेपी को जा रहा है। तो डुकरा डुकैया गांव की भाषा में बोलत, मतलब बब्बा बहू जो बुजुर्ग थे, बोले ठठरी बन जाए तुम्हारी, यही सब बीजेपी को दे रहे तो हम कहा ना देवे। तो समझो बीजेपी को ना आगे जा रहा था ना पीछे। ये दो बुजुर्गों को जो भ्रमित किया वही देश को भ्रमित कर रहे हैं। ये इस तंत्र से बचना है आपको, ध्यान रखिएगा। जब वोट डालने जाइए अपने लोग लगाइए, किसी को भ्रमित मत होने दीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, जनता में पकड़ नहीं है, लेकिन भ्रमित करके ये पकड़ बनाए हुए हैं। इस चीज को आपको उखाड़ना होगा और असली सत्ता आपको लानी होगी, क्योंकि बिना सत्ता के हम लोग अभी अपाहिज हैं। जबकि हमारा संसाधन, हमारी मेहनत, हमारा सब कुछ, आप मुझे बताइए ये बिल्डिंगें कौन बनाता है? ये हम लोग बनाते हैं। ये सड़कें कौन बनाता है? ये लोग हम बनाते हैं। ये पेड़ पौधों की रक्षा कौन करता है? हम करते हैं। तो इसलिए जब हम ही सब कुछ करते हैं तो सत्ता में हम क्यों नहीं बैठेंगे? दिल्ली के लाल किले से हम क्यों नहीं गरजेंगे? दिल्ली के पार्लियामेंट से अपने मुद्दे क्यों नहीं उठाएंगे? और यहाँ अहमदाबाद और दिल्ली में बैठ के अपने लोगों के लिए हम कानून क्यों नहीं बनाएंगे? ना इन्हें महिला सुरक्षा से मतलब है, ना इन्हें किसी चीज से मतलब है। इन्हें बस केवल मतलब है अपने लोगों का पेट भरना। इसलिए आप अपने लोगों के लिए जागिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा, महेश भाई जैसे नौजवान बड़े भाई हमारे लगे हुए हैं, और छोटू दादा का तो संघर्ष हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा था, मिलने का मौका मिला 4-5 साल से। 50 सालों का उनका संघर्ष है आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, माइनॉरिटी के लिए बहुत लड़ाई लगी है। इन लोगों के कंधे मजबूत करिए। हम लोग तो पीछे से आपके चलेंगे, और जहां आपको जरूरत होगी सबसे पहले गोली खाने का काम हम करेंगे। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बस आपसे अपील करता हूं, हमारे कंधे मजबूत करिए, हम आपका फ्यूचर बनाएंगे, हम आपका भविष्य बनाएंगे। जय जोहार, जय आदिवासी।